Hello everyone. Welcome to What's Left of Hindustan podcast. Uh, कई सालों पहले जमशेदजी टाटा ने दे स्टार्टेड देयर बिजनेस जो आजकल टाटा ग्रुप है। उन्होंने कई साल तो टाटा ग्रुप ने कई सालों पहले दे स्टार्टेड द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइंस इन इंडिया कॉल्ड एयर इंडिया एंड इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर आवर कंट्री। तब तक आई थिंक इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था एंड उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और ओवर द इयर्स इवेंचुअली गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया एयर इंडिया को, मतलब एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी बन गया वो, जिसको अपन पब्लिकली ओन करते थे, जस्ट लाइक इंडियन रेलवेज। और अभी नाउ द स्टोरी हैज कम फुल सर्कल विथ टाटा ग्रुप अगेन एक्वायरिंग एयर इंडिया बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो फनी स्टोरी है कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के पास गया, वापस उन्होंने ले लिया। But it's an interesting corporation. There's a lot that we can learn about capitalism from them. हाँ, बिकॉज इफ यू लुक एट टाटा का हिस्ट्री एंड ऑल दैट, ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम पे श्योर उन्होंने ओपीएम ट्रेडिंग या जो भी किया होगा, इट डजेंट मैटर। उस टाइम सारे बड़े मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज ऐसे ही बड़े हुए थे। बट इवन आफ्टर लाइक इंडिपेंडेंस, जब एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ, जो भी हुआ, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फिर भी काफ़ी शेडी चीज़ें की हैं इनने। लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इविक्ट किया है इनने, फोर्सफुली लैंड सीज किया है। एंड ऐसा भी नहीं कि इनने इलीगल, लाइक ऑफ कोर्स इनने इलीगली किया, बट इन द सेंस कि स्टेट का पूरा सपोर्ट था इनके पास। और पीपल हैव दिस बिलीव कि टाटा इंडस्ट्री ने अभी एयर इंडिया वापस एक्वायर किया तो इट्स लाइक गुड थिंग। एक नेशनलिस्ट बिलीफ भी है, क्योंकि सिंस दे हैव टेकन ओवर एयर इंडिया वापस, दे विल फिक्स इट। गवर्नमेंट ने क्लियरली मिसमैनेज किया है, वो नहीं चला पाते एयर इंडिया, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट गवर्नमेंट क्यों नहीं चला पाता, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। एंड रतन टाटा का एक क्लियर इमेज भी है कि ही इज़ दिस हार्ड वर्किंग पर्सन। ही इज़ लाइक इंडिया का बिल गेट्स। तुम मेहनत करो, ही रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग गुड अबाउट कैपिटलिज्म। तुम मेहनत करो, स्ट्रगल करो, मार्केट में रूल करो, एंड यू गेट दिस गुडनेस एसोसिएटेड विद हिम। एंड क्लियरली वो नेशनलिस्ट एंगल भी है जो तुम हटा नहीं सकते इससे कि इट हैज़ गॉन बैक टू द राइट पर्सन। एयर इंडिया वापस एक सही पर्सन के पास गया। हाँ, तो बिहाइंड ऑल दिस गुडनेस ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस किया जाता है कि तुम मेहनत करो, सक्सेस मिलेगा, यहाँ जो भी पीआर कैंपेन होता है जिससे रतन टाटा टाइप के लोगों के एक अच्छा इमेज बनता है, इस सब के बैकग्राउंड में बहुत सारा वायलेंस चल रहा है। जैसे वो ट्राइबल लैंड वाला केस मैंने जो अभी मेंशन किया, दैट इज़ वायलेंस, राइट? जो मासेस हैं, जो इंडिया के ऑर्डिनरी पीपल, उनका जो लैंड है वो छीना गया है उनसे। एंड स्टेट का रोल क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, लोगों का साथ देना, इंश्योर करना कि कम्युनिटी एक इक्विटेबल तरीके से डेवलप हो। बट हो ये रहा है कि उनको उन्हीं के लैंड से निकाला जा रहा है, उन्हीं का लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, एंड डर्ट चीप प्राइस में कैपिटलिस्ट के हाथ में दिया जाता है, डेवलपमेंट के नाम पे, जो भी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस दिखता है वायलेंस का, जिसके सेंटर पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये हमारा एपिसोड यहीं पे स्टार्ट होता है आज, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का रोल क्या है कैपिटलिज्म में। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म को हम नहीं समझ सकते विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लास्ट एपिसोड में अपन ने जो फ्रेमवर्क डेवलप किया कैपिटलिज्म का, उसमें लाइक वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट, राइट, कि कैसे हाउ इट्स कैसे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का। एंड अपन ने देखा कि जो प्रॉफिट मोटिव है, जो प्रॉफिट है, उसका जो सोर्स है वो है क्लास डिस्टिंक्शन। मतलब एक कैपिटलिस्ट क्लास है जिसके पास ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ब्रॉडली तुम बोल सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका ओनरशिप है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, मतलब बेसिकली जो भी लगता है नई चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, तो नेचुरल रिसोर्स हो सकता है या उसका कोई प्रोसेस्ड वर्जन हो सकता है। और एक और क्लास होता है वर्किंग क्लास, जिनके पास ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करते, तो वो क्या करते हैं टू सस्टेन themselves, they go to these capitalists and they work for them for a living wage.
तो इस क्लास का बेसिस है प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ लोग हैं जो कि प्राइवेटली ओन कर पा रहे हैं चीज़ों को, और कुछ लोग हैं जो कि नहीं कर पा रहे। सो नेचुरली अपन को ये समझना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ से आया और क्यों है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी काफ़ी टाइप्स का होता है, बट अपन एक सिंपल सिंपल केस लेके स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस एंड अ नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, ज़मीन। तो ज़मीन को अपन प्राइवेटली ओन करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पे घर बनाते हैं, उस पे खेती करते हैं, ज़मीन को किराए पे देते हैं, घर को किराए पे देते हैं, और अपन इसको इवेंचुअली पास ऑन भी कर देते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरी तरफ है एयर, हवा। तो हवा को कोई कोई एक इंसान ओन नहीं करता। कोई मतलब वी नेवर ओन्ड इट प्राइवेटली। हम पूरे ह्यूमैनिटी ने मिलकर उसको कलेक्टिवली ओन किया है, एंड आई होप कि उसको कोई प्राइवेटली ओन नहीं करेगा आगे। बट तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है कि डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू नेवर नो। मतलब तो या तो हवा जो है वो हर इट इट बिलोंग्स टू एवरीवन, राइट। उस पे कोई क्लेम नहीं करता कि इस एरिया में जो हवा है ये मेरा है, और इसका मतलब नोबडी कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दिस, राइट। तो ऐसा क्यों है कि दो टाइप के नेचुरल रिसोर्स है, एक को अपन प्राइवेटली ओन कर पा रहे हैं और एक को नहीं कर पा रहे हैं। एक डिफरेंस अपन को क्लियरली दिखता है कि लैंड पे अपन नई चीज़ें बना सकते हैं। लैंड पे तुम अपना लेबर मिक्स कर सकते हो, मतलब तुम लैंड पे अपना मेहनत कर सकते हो, तुम उस पे खेती कर सकते हो, उसमें घर बना सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम। तो लैंड अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, उसमें जब तुम मेहनत करते हो तब उसमें वैल्यू आता है ना। या फिर अगर उसमें वैल्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है, उससे वैल्यू आता है। तो ये समझने के लिए कई सेंचुरीज पहले जॉन लॉक, एक ब्रिटिश फिलोसोफर था या पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, who tried to develop a theory of property, ताकि अपन समझ सके, ताकि लॉजिकली समझ सके कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है और क्या कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो इसको समझना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी, एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो हम लोग काफ़ी यूज्ड हुए हैं कैपिटलिज्म से। हम पैदा हुए इस सिस्टम में, हम रहे हैं, तो हम नेचुरली कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कुछ चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। यू नो लैंड जैसे अगर तुम देखते हो, इनहेरिटेंस के थ्रू पास होता है, लैंड को कमोडिफाई किया जाता है। अ, तो हम नेचुरल मानते हैं इस चीज़ को। और एयर टाइप की कमोडिटी, उसको हम मानते हैं कि हाँ ठीक है ये तो कॉमनली ओन्ड है। एंड ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो जैसे अगर मान लो बड़े बड़े कंपनी सब पोल्यूट करते हैं एयर को, बड़े बड़े कंपनी सब एयर को पोल्यूट करते हैं, तो वी फील कि हमारा एक नेचुरल राइट है। हम गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लोग क्यों अलाउ कर रहे हो एयर को पोल्यूट करना। ये एयर तो हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है, हम सब एयर एयर एक साथ यूज़ करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, हमें हमारे लिए नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए। तो बट वी नेवर आस्क, हम ये क्वेश्चंस लैंड के बारे में नहीं पूछते। हम ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों है कि कुछ हैंडफुल ऑफ कैपिटलिस्ट के पास दुनिया भर का सारा लैंड है, एंड जो मेजोरिटी ऑफ वर्किंग क्लास है उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं बेसिकली। और थोड़ा बहुत भी होगा तो वो प्रोडक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो इकोनॉमी का पार्ट है, जहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं, जहाँ पे फार्मिंग होता है मेनली। ये सब मोस्टली मोर एंड मोर प्राइवेट हाथ में जा रहा है, कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में आ रही है। तो यहाँ पे लाइक जॉन लॉक का जीनियस यही था कि ही उसने आइडेंटिफाई किया एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसके पहले तक सॉर्ट ऑफ ये माना जाता था कि एक किंग का रोल है, या फिर मोनार्की है, या फिर कोई टॉप अथॉरिटी में कोई है जिसके पास कुछ डिवाइन राइट है। तो मे बी वो भगवान और रिलीजन टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ करके जस्टिफाई करते थे
या फिर कुछ और मे बी उनका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस स्टेट बोलता है कि उसका कंट्रोल है प्रॉपर्टी पे, वो रेगुलेट करता है प्रॉपर्टी को। तो एक अथॉरिटी में हम एक अथॉरिटी में मानते हैं, and वो अथॉरिटी के थ्रू हमें प्रॉपर्टी मिलता है, टॉप डाउन अप्रोच से। बट जॉन लॉक ने जॉन लॉक का जीनियस ये था कि ही पॉइंटेड आउट कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बस एक हायर अथॉरिटी के पास रहता है एंड वो ऊपर से हमें मिलता है। क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में अगर तुम पीछे देखोगे तो ऐसा सेटलमेंट्स के फॉर्मेशन जैसे जैसे होने लगे, पहले तो कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कलेक्टिव ओनरशिप और कॉमन प्रॉपर्टी का आइडिया आने लगा, एंड फिर धीरे धीरे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का आइडिया आने लगा। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रिलेशंस चेंज हुए हिस्ट्री में, हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हुआ है। तो जैसे फ्यूडलिज्म में कुछ लोग प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते थे। इवन कैपिटलिज्म में विमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे अब कुछ डिकेड्स पहले तक, अभी आने लगा है। तो प्रॉपर्टी रिलेशन जैसे जैसे चेंज हुए हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जो क्लियरली इमर्ज हुआ है एंड टाइम के साथ इवॉल्व भी हुआ है। तो जॉन लॉक ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेबर से जोड़ना चाहिए हमें। लेबर को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। तो काफ़ी सिंपल और अपीलिंग आइडिया है। आइडिया ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें किसी का स्पेशल ओनरशिप नहीं है। एंड जब हम उसमें अपना लेबर मिक्स करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करते हैं, तो उससे जो आउटपुट निकल के आता है वो हमारा प्रॉपर्टी है। तो इनिशियली कुछ भी हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, विच इज़ द सेम एज सेइंग कि सब कुछ हमारा प्रॉपर्टी है, कॉमनली ओन्ड है। तो अगर मुझे एक रिवर से पानी कलेक्ट करना है, सिंस वो किसी का किसी एक बंदे का प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई भी वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। मुझे अगर एक लैंड में फार्म करना है, सिंस वो किसी एक बंदे का लैंड नहीं है, तो कोई भी जाके फार्म कर सकता है। बट अगर कोई अपना लेबर यूज़ करेगा, तो मैंने मान लो मेहनत करके रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके अपने मेहनत से प्रोसेस करके कुछ बनाया उसका, उससे कमोडिटी, तो वो कमोडिटी मेरा है। अगर मैंने फार्म किया और मैंने अपने फार्मिंग और मैंने अपने लेबर मिक्स करके क्रॉप्स उगाए, तो वो क्रॉप्स मेरा है। और इसके पीछे का इंट्यूशन भी काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि इज़ अ पार्ट माई लेबर इज़ अ पार्ट ऑफ मी। एंड जब मैं मेहनत करता हूँ तो मेरा लेबर मेरे बॉडी से निकल के बाहर के वर्ल्ड में जाता है, वो एक्सटेंड होता है। तो मैं अपनी बॉडी को एक तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ नेचर में। तो जब मैं अपनी लेबर को मिक्स करता हूँ नेचर में, तो नेचर का एक छोटा सा पार्ट मेरा हो जाता है। तो नेचुरली ये काफ़ी रीज़नेबल आइडिया लगता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंक्लूजन ये है कि हम जितना मेहनत करेंगे अ, उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर तुम्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम मेहनत करोगे, तुम जितना मेहनत करोगे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगा। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैपिटलिज्म का एक स्पिरिट है। कैपिटलिज्म का स्पिरिट एटलीस्ट यही है कि हाँ, तुम मेहनत करो और खुद के लिए कमाओ, जो जितना मेहनत करेगा वो उसे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। एंड इसका फ़ायदा ये भी है कि सिंस रिसोर्सेज लिमिट फाइनाइट है इस प्लानट में, हम ये कह सकते हैं कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट इन प्रिंसिपल सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सब जा सकते हैं, अपना लेबर मिक्स करके प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस नहीं आएंगे जहाँ पे कुछ लोग के हाथ में सारा प्रॉपर्टी है या फिर वास्ट मेजॉरिटी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एंड अगर ऐसा सिचुएशन आया भी तो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको कुछ तो मिल रहा है बदले में जो इक्विवेलेंट हो, जो बैलेंस आउट कर रहा हो इस इनइक्वालिटी को। जैसे अगर मान लो मैंने मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है बट मे बी मैंने प्रॉपर्टी दे दिया किसी और को पैसों पैसों के बदले में, ये कुछ कुछ तो कॉम्पनसेशन मिला है जिससे इट्स नॉट एन अनफेयर सिस्टम, जिससे एक अनफेयर सिस्टम ना बने। तो ये काफ़ी अच्छा थियरी है अगर इस सेंस में देखा जाए तो। बट अगर हम रियल में देखें, रियलिटी अगर हम देखें, तो इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। ये फैक्चुअली ट्रू है कि कुछ लोग के हाथ में ही सारा प्रॉपर्टी है। या तो जैसे कैपिटलिस्ट क्लास जो होता है, जो माइनॉरिटी हम कहते हैं, 1% 1% से भी कम इनफैक्ट, वो मोस्ट प्रॉपर्टी को ओन करते हैं
और मोस्ट प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं अगर ओन नहीं करते तो। जैसे हाँ, अगर उन्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए या कोई लैंड चाहिए जिसमें कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, तो भले ही वो ओन नहीं करते हो, वो स्टेट को यूज़ करके उसका कंट्रोल ले सकते हैं, स्टेट उनका साथ देता है। स्टेट का रोल क्या है उसमें हम आते हैं बाद में, बट ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वी डोंट लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे प्रॉपर्टी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो थियरी है, ये जो जॉन लॉक का थियरी है, इसको इंटरप्रेट हमें सही से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सही से इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो हम जिस तरीके से प्रॉपर्टी को अरेंज करते हैं सोसाइटी में, क्या चीज़ कमोडिफाई होना चाहिए, क्या चीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, किस चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम इस थियरी को सही से समझें। एंड इस थियरी के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लिबरल इंटरप्रिटेशन है, एक मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है। एंड हम यहाँ पे आज मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन देंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड हम दिखाएंगे कि किस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये देखने को मिलता है आज, इतना मैसिव वेल्थ इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रक्चर, जहाँ पे कुछ लोग के हाथ में सारा लैंड है, कुछ लोग ओवर एक्यूमुलेट कर पाते हैं। तो एक सेंट्रल चीज़, तो एक कोर कॉन्सेप्ट जो हमें थियरी में समझना है वो ये है कि लेबर जब मिक्स होता है नेचर में तो कुछ चेंज प्रोड्यूस होता है, और उस चेंज को हम कमोडिटी बोलते हैं। तो अगर मैंने अ, तो अगर मैंने मेहनत से वुड कट किया, मैंने उस वुड को कट करके एक टेबल बनाया, तो मेरे मेहनत से वो चेंज आया, वो टेबल एक चेंज है नेचर में जो मेरे लेबर से आया है। तो वो टेबल पे मेरा ओनरशिप है, मेरा लेबर उस टेबल के रॉ मटेरियल्स में मिक्स हुआ है। तो नेचर में जो प्रोडक्ट है, जो चेंज तुम लाए हो, वो तुम्हारा ओनरशिप है, वो उस पे तुम्हारा ओनरशिप है। अ, अगर हम इस चीज़ की बात करें जैसे ओनरशिप है, तो या फिर लैंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने मान लो फार्मिंग किया एक पीस ऑफ लैंड में, एंड वहाँ पे कुछ क्रॉप्स हुए, तो वो क्रॉप्स मेरे प्रोडक्ट है, वो क्रॉप्स मेरे लेबर की वजह से चेंज आया नेचर में। तो उस क्रॉप्स पे मेरा कंट्रोल होगा। पूरा मैं कह सकता हूँ कि उस क्रॉप्स के साथ क्या करना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, मेरा कंट्रोल है उस पर। तो एक चीज़ यहाँ हमें इम्पोर्टेंट, एक चीज़ हमें ये समझना है कि हमारा लेबर लैंड के साथ मिक्स नहीं हुआ है, हमारा लेबर उस क्रॉप्स में मिक्स हुआ है। अ, और जो प्रोडक्ट है, जो चेंज आया है नेचर में, वो क्रॉप्स है, वो लैंड नहीं है। लैंड तो वहाँ पहले से था, और जब तुम फार्मिंग करना बंद कर दोगे तो लैंड वहाँ तब भी रहेगा। तो जब तुम फार्मिंग कर रहे हो, जब तक वो क्रॉप्स उग रहे हैं, एंड जब तक तुम हार्वेस्ट कर रहे हो उस क्रॉप्स को, तब तक वो लैंड तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा लेबर उसमें फ्लो हो रहा है उस लैंड के थ्रू, और तब तक वो लैंड तुम्हारा प्रॉपर्टी है। बट जिस मोमेंट पे तुम क्रॉप्स हार्वेस्ट करके लेबर करना बंद कर दोगे, वो लैंड तुम्हारा होना बंद हो जाएगा। मतलब थियोरेटिकली, अगर तुम कंसिस्टेंटली जॉन लॉक का थ्योरी अप्लाई करना चाहते हो, तो जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, तो जो प्रोडक्शन के आउटपुट है, जैसे क्रॉप्स हो गया, टेबल हो गया, ये हमारा है, ये लेबर ओन कर सकता है, लेबर का सोर्स जो कि वर्कर होता है। बट जो प्रोडक्शन का मीन्स है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं, जो फैक्ट्रीज हो गई, जो टूल्स यूज़ करके मैंने टेबल बनाया, जिस फैक्ट्री में मैंने टेबल बनाया, जिस फैक्ट्री में मैंने वुड कट किया, या जिस लैंड में मैंने क्रॉप्स उगाए, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, वो प्रोडक्शन के आउटपुट नहीं होते, बट वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसमें लेबर नहीं जाता, बट उसके थ्रू लेबर फ्लो होता है, वो हमारा आउटपुट नहीं है, उस पे हम ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अगर तुम समझोगे तो यहाँ हमें एक हिंट दिखने लगता है कि ओके, लैंड को हम एक कमोडिटी नहीं बना सकते, और इसका हम कॉन्सिक्वेंस भी देख सकते हैं। अगर हमने लैंड को कमोडिटी बनाया तो क्या होता है। तो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक कमोडिटी बनता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हाँ, मे बी इनिशियली सबके पास मोर और लेस इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड हो, मोर और लेस इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रोल हो प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ख़राब नहीं होगा इन प्रिंसिपल। बट होता ये है कि लॉन्ग रन में ये सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है कि ये कैपिटल और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट हो कुछ लोग के हाथ में। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता, या जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी कम होगा इस सिस्टम में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि परफेक्टली सेम अमाउंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा सबके पास। कुछ लोग के पास थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ लोग के पास थोड़ा कम होगा।
हो सकता है कि कुछ पेस्ट अटैक आए एंड किसी का फार्म ख़राब हो जाए, किसी का फार्म शायद ख़राब नहीं होगा। मे बी किसी लैंड में मे बी किसी का लक अच्छा था और फर्टाइल लैंड, उसका लैंड ज़्यादा फर्टाइल निकला। मे बी किसी का लक ख़राब था और उसका लैंड बहुत बेकार सा निकला, सड़ा सा। मे बी कुछ जगह बारिश ज़्यादा होगी, मे बी कुछ जगह बारिश कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल फैक्टर्स हैं जिससे थोड़ा सा इनइक्वालिटी बढ़ सकता है। अब ये जो इनइक्वालिटी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ है जो रैंडमली होता है और थोड़ा बहुत मेहनत करके तुम कॉम्पनसेट कर सकते हो। तुम वापस एक ऐसे सिस्टम में जा सकते हो जहाँ इक्वालिटी है। तो अगर किसी का लैंड ख़राब है, मे बी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, थोड़ा सा कुछ इनोवेशन ले आएगा, कुछ नया आइडिया लेके आएगा कि उसका आउटपुट वापस बढ़ जाए। तो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं रिस्टोर करने लायक। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कोई बहुत ही वल्नरेबल हो जाए, अगर किसी के पास मान लो कोई ऑप्शन नहीं है अपने प्रॉपर्टी से वैल्यू निकालने का, या मान लो एक्सीडेंटल रीजंस की वजह से कुछ लोग के पास प्रॉपर्टी चला गया, कुछ लोग के हाथ से, या उनका प्रॉपर्टी एकदम ही यूजलेस है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है उसमें, कोई वुड नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो वेजेस के लिए काम करें, वो वर्कर्स बन जाए। अ, अब इसमें भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो वर्कर्स बने और मान लो उनने कुछ वेजेस कमा लिए, तो वो उस वेजेस को यूज़ करके अपने आप को वापस एक सिक्योर पोजीशन में ला सकते हैं, उस वल्नरेबल पोजीशन से निकल सकते हैं। वो अपने वेजेस यूज़ करके मे बी वो बेटर लैंड खरीद लेंगे, मे बी वो बेटर इनोवेशन में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें करके वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक वर्कर वेजेस के लिए काम करता है किसी लैंडलॉर्ड के अंडर या किसी कैपिटलिस्ट के अंडर, तो वो कैपिटलिस्ट का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है उस वर्कर से। और ये क्यों होता है इस पे हम आते हैं। बट इस फ़ायदे की वजह से जो फैक्टर्स वर्कर को वल्नरेबल बना रहा था कंपेयर टू जो अदर बाकी कैपिटलिस्ट और बाकी लैंडलॉर्ड्स थे जो थोड़े बेटर है मार्केट में, वो और वल्नरेबल हो गया मार्केट में। क्योंकि जो बाकी कैपिटलिस्ट और बाकी वर्कर्स बाकी लैंडलॉर्ड्स थे, वो थोड़ा ज़्यादा उनका पोजीशन थोड़ा बेटर हो गया मार्केट में। बेटर क्यों हुआ? क्योंकि वेज रिलेशन से कैपिटलिस्ट का ऑन एन एवरेज थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ये फ़ायदा क्यों होता है इस पे हम आते हैं। तो अगर मान लो मैंने कुछ पैसे देके एक वर्कर को हायर किया, तो मैं वर्कर को कितने पैसे देता हूँ और किस लिए देता हूँ? मैं वर्कर्स को इसलिए पैसे दे रहा हूँ क्योंकि वो अपने लेबर यूज़ करके कुछ बना रहा है। तो मैं बेसिकली उसके लेबर को बोरो कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुम जो भी अपने लेबर से बनाओगे वो मेरा है, एंड मैं कॉम्पनसेट करने के लिए तुम्हें वेजेस दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा कुछ। अब उसको मैं पैसे जो दूंगा वो डिपेंड करता है कि उसको कितने पैसे चाहिए अपने लेबर को रिप्रोड्यूस करने में, क्योंकि अभी हम लेबर को एक कमोडिटी मान रहे हैं। लेबर को अगर एक कमोडिटी की तरह देखें तो लेबर को रिस्टोर करने में क्या लगता है? खाना लगता है, पानी लगता है, शेल्टर लगता है, ऐसी चीज़ें जिससे वर्कर अपना वेलबींग या सेफ्टी या सिक्योरिटी देख सकता है, ताकि वो अगले दिन आके वापस काम कर पाए, उसका लेबर वापस रिस्टोर हो पाए। और वर्कर जो बना के देता है लेकिन अपने लेबर से, वो वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस ज़रूरी नहीं कि सेम हो वेजेस से, क्योंकि वो कमोडिटी का मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो कमोडिटी क्या है, किस टाइम पे बना है, कितने एफिशिएंटली बना है, कितने अच्छे से वो कमोडिटी बना है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मैंने एक वर्कर को वेजेस पे किया एंड उसने कुछ कमोडिटी बना के दिया, एंड उस कमोडिटी का प्राइस मार्केट में उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं है उस कमोडिटी का। तो ऐसे केस में तो मैं लॉस में चला जाऊँगा, तो मैं क्लियरली ये करूँगा नहीं। मे बी एक दो बार गलती से करूँ, बट लॉन्ग रन में लोग नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। इन द लॉन्ग रन सिस्टम ऐसे प्रोसेसेस को फिल्टर आउट करता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को फिल्टर आउट करता है जिसमें तुम्हें कम वेजेस देने पड़े एंड प्रॉफिट ज़्यादा निकाल पाओ। तो टेक्निकली दोनों का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वर्कर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या वो ऐसे सिचुएशन में कि उसका प्रॉपर्टी से वो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, कुछ वल्नरेबल सिचुएशन होगा, कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन होगा, तो उसको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। एंड कैपिटलिस्ट का भी फ़ायदा हो रहा है, कैपिटलिस्ट या जो भी लैंडलॉर्ड है, क्योंकि वो बिना लेबर को स्पेंड किए उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। वो कुछ काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ वर्कर को हायर कर रहा है। उसको सिर्फ पैसे इस बात के मिल रहे हैं कि उसके पास एक प्रॉपर्टी पे ओनरशिप है, एक ऐसे लैंड या ऐसे फैक्ट्री पे ओनरशिप है जो प्रोडक्टिव है। तो हमें दिखने लगता है कि ट्रांजैक्शन में एक एसिमेट्री है। और इस एसिमेट्री की वजह से वो कैपिटलिस्ट का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है,
उसके मार्केट में चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वो मार्केट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो मे बी इस पैसों को रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकता है, मे बी वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच सकता है क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा लॉस अफोर्ड कर सकता है, वो दूसरों को आउट कम्पीट कर सकता है, वो मार्केट में मोनोपोली ले सकता है, वो और लोगों से लैंड खरीद सकता है और उनको भी वर्कर्स बना सकता है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है इनइक्वालिटी की तरफ मूव करने की। ओके नाउ आई नो थोड़ा एलैबोरेट हो गया एंड थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो गए कि हाँ ठीक है इसके हाथ से प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे अंडरलाइंग जो मैसेज है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब ये सिस्टम अपना बैलेंस लूज करता है तो जो मैकेनिज्म्स इसको रिस्टोर कर सकता है, उस मैकेनिज्म में ही इनबिल्ट एक फ्लॉ है। और वो फ्लॉ ये है कि वो मैकेनिज्म इटसेल्फ उन लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जो ऑलरेडी थोड़े पावरफुल थे, एंड वो मैकेनिज्म उन लोग को थोड़ा वीकर पोजीशन में डालते जो ऑलरेडी थोड़े वल्नरेबल थे। तो इवन दो ये रिस्टोरिंग मैकेनिज्म से दोनों का फ़ायदा हो रहा है, एट द सेम टाइम यही सेम मैकेनिज्म इस सिस्टम को पुश कर रहा है मोनोपोलिस्टिक सिस्टम की तरफ, या फिर एक ऐसे सिस्टम की तरफ जहाँ पे कम से कम लोग के हाथ में ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के चांसेस हो। हाँ, तो ये जो हायरार्की फॉर्म हो रहा है सिस्टम में, ऑफ एक्यूमुलेशन, कि कुछ लोग के पास ज़्यादा लैंड आ रहा है, ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रहा है, तो इसको फ्लिप करने के कुछ मैकेनिज्म्स है, जैसे साइंटिफिक इनोवेशन हो गया, या एक्स्ट्रा सुपर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट जैसे जैसे ये सिस्टम अपने ये बैलेंस्ड स्टेट से एक्यूमुलेशन की तरफ बढ़ते रहता है, उसको वापस रिवर्स आने के लिए चांसेस और कम हो जाते हैं। एंड एक बार जब ये मोनोपोली बन जाता है, इसको ब्रेक करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। और फाइनली इवन इफ इस मोनोपोली को ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी है, और ब्रेक होता भी है, मतलब हुआ है हिस्ट्री में, मोनोपोलीज ब्रेक होंगी। पॉइंट ये है कि इवन इफ मोनोपोली ब्रेक हो गया, वो वापस मोनोपोली बनने के टेंडेंसी में ही जाता है सिस्टम। तो मोनोपोली बन रहा है, टूट रहा है, तुम फाइनली उसी साइकिल में फंसे हो तुम। और एक और चीज़ ये है कि आ, अपने अपनी दुनिया में देयर आर हिस्टोरिकल रीजंस, मतलब देयर आर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, लाइक caste, gender or race, which would even further exaggerate uh, the process of monopolies। मतलब uh, जैसे यूएस में तुम देख सकते हो कि कई साल, मतलब कई अप टिल अंटिल 1800s, वहाँ पे वाइट रूलिंग क्लास था और ब्लैक स्लेव क्लास था। तो इतने साल हो गए और अभी भी वहाँ पे दिखता है कि द ब्लैक कम्युनिटीज काफ़ी गरीब, दे स्टिल पुअर, दे डोंट हैव एज मच मनी एज द वाइट पीपल। हाँ, इनफैक्ट इंडिया से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरेलल भी है यहाँ पे। लाइक इंडिया में कास्ट सिस्टम, अगर तुम देखोगे तो हिस्टोरिकली एक कास्ट था जो दलित कास्ट थे, ट्राइबल कास्ट थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। वो कभी भी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे। ओन करते भी थे तो उनका प्रॉपर्टी छीन लिया जाता था, या फिर उनके राइट्स छीन लिए जाते थे। वो सिर्फ लेबरर की तरह काम करते थे, एंड बेसिकली पावर नहीं था उनके पास। तो अभी भी हमें दिखता है इनफैक्ट कास्ट के बेसिस पे कितने सारे केसेस आते हैं रोज जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, आउटराइट वायलेंस होता है इनफैक्ट। और एंड वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट कि एक सीरियस वेल्थ और प्रॉपर्टी का डिस्पैरिटी है बिटवीन कास्ट, एंड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंट रिलीजन में भी अप्लाई होता है इंडिया के केस में। अ, तो यहाँ पे देयर इज़ अ पावर स्ट्रगल जो हमें आइडेंटिफाई करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इगैलिटेरियन मॉरल्स या इगैलिटेरियन वैल्यूज़। हर कम्युनिटी को इक्विटेबल पावर कैसे मिलेगा इस सोसाइटी में। हाँ, हाँ। और जेंडर का तो ऑलमोस्ट हर ही कंट्री में है कि वेमेन के पास प्राइवेट ओनरशिप का राइट नहीं होता। तो मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट बिलोंग्स टू मैन। आजकल थोड़ा बैलेंस होने लगा है, बट
तो इवन इफ women के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स अपन ने दे दिया, but still even among women there is a hierarchy existing, right? कि there are some women which have a lot of land, who can possess a lot of land, and there are some women who don't. तो हम्म, किसी there are many dimensions जहाँ पे तुम ये हायरार्की फॉर्म कर सकते हो। पर तुमने जेंडर ठीक किया, हो सकता है रेस के अलोंग ये बन जाए। तुमने रेस ठीक किया, हो सकता है कास्ट के अलोंग ये बन जाए। तो हम्म। इन द एंड वो हायरार्की का मोनोपोली बनने का प्रोसेस चलता ही रहता है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वी वर एज्यूमिंग कि चलो मान लेते हैं सबके पास इक्वल लैंड है, इक्वल रिसोर्सेस है, एंड इवन देन वी वर एबल टू आर्ग्यू थियोरेटिकली कि सिस्टम का एक इनहेरेंट ड्राइव है इनइक्वालिटी की तरफ। पर अगर तुम हिस्टोरिकली देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि तुम सोसाइटी रीसेट करते हो, एक सिमुलेशन की तरह स्टार्ट करते हो। हिस्टोरिकली ये सब प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा था, जो भी फैक्टर्स थे छोटे छोटे, ये रिस्टोरिंग मैकेनिज्म्स, एक क्लास का प्रॉपर्टी स्ट्रिप होना उनके हाथ से दूसरे कम्युनिटी के हाथ में सारा प्रॉपर्टी आना, ये सब हो रहा था हिस्टोरिकली अगर तुम देखोगे तो। ये सारी थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स को साइड में रखो तो रियलिटी तो एक्चुअली और ख़राब है, क्योंकि ये जो फेयर प्लेग्राउंड की हम बात करते हैं जहाँ पे ओके मेहनत करो, जॉन लॉक का थियरी, ये सब ये तो हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल्स है। रियलिटी में ये फेयर प्लेग्राउंड कभी रहा ही नहीं है। हिस्ट्री जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, प्रॉपर्टी रिलेशन जैसे जैसे चेंज हुए, वैसे वैसे हायरार्कीज बनते गए। धीरे धीरे प्रॉपर्टी कुछ लोग के हाथ में आने लगा, कुछ कम्युनिटीज़ के हाथ में ज़्यादा प्रॉपर्टी आने लगा, एंड सो ऑन। तो वी डोंट इवन हैव दैट फेयर प्ले ग्राउंड जिसकी हम बात कर रहे एंड एक और एग्जांपल जो सॉर्ट ऑफ आजकल अपन भूल गए हैं, विच इज कलोनियलिज्म। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले अपना, मतलब ठीक है अपन नहीं भूले कि अपन एक कॉलोनी थे, बट समहाउ अपन भूल जाते हैं कि वेस्टर्न पावर्स ने मिलके एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की पूरी वाट लगा दी थी। और इससे उनको मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ। लाइक दे बिकेम, दे क्विकली डेवलप्ड एज इंडस्ट्रियल पावर्स, एंड उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। और अपन अभी भी देखते रहते हैं कि ओ इतना सारा अंडर डेवलपमेंट है थर्ड वर्ल्ड में, क्या कर सकते हैं अपन। बट अपन समहाउ अपने दिमाग में आता नहीं है कि हाँ, ये भी एक हायरार्की है बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब दे यूज्ड टू ओन ऑल ऑफ आवर लैंड, राइट? हैं। हाँ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, लाइक इट वाज लिटरली अ कंपनी जो जो रिसोर्सेज और लेबर ढूंढ के आया था। एंड ऐसा भी नहीं था कि लाइक वी से कि ब्रिटिशर्स ईविल थे, दे वांटेड टू टेक ओवर द वर्ल्ड, या वो हम पे रूल करना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बट इट वाज आल्सो अबाउट कैपिटलिज्म, राइट? यूरोप में कैपिटलिज्म, हाँ, मतलब उनका एक नीड था। उनके बिजनेसेस फेल हो जाते, उनका इकोनॉमी गिर जाता अगर वो ये नहीं करते तो कॉलोनियलिज्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो बुरे लोग थे या उन्हें लगता था कि बाहर की कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है तो हम जाके सिखाएंगे, हम जाके उनको रूल करेंगे। इट वाज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो ये था कि दे नीडेड टू डू इट, उन्हें ज़रूरत था बाहर जाके एक्सपैंड करने का अपने रिसोर्सेज को। उनको एक कंटिन्यूस नीड था कि हमें और एक्यूमुलेट करना है, हमें और ग्रो करना है, हमें और एक्सपैंड करना है। एंड ये चीज़ लाइक एंड ये चीज़ काफ़ी काफ़ी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने नोटिस किया था, लाइक नॉट जस्ट मार्क्स, इवन बिफोर मार्क्स जॉन लॉक और एडम स्मिथ, जिनको राइट विंग इतना वर्शिप करता है और सेलिब्रेट करते हैं, इवन दे सॉ कि ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यू विल हैव दिस टेंडेंसी एक्यूमुलेशन की, एक्यूमुलेट होने की चीज़ें, और यू विल हैव दिस टेंडेंसी कि रिच गेटिंग रिचर वाले फैक्टर्स। तो या फिर लैंडलॉर्ड्स रेंट के नाम पे एक्सप्लॉइट करेंगे बड़े डेमोग्राफिक ऑफ वर्कर्स को। तो काफ़ी पहले से स्पेकुलेटेड हैं ये सब चीज़ें। मार्क्स जस्ट केम टुगेदर, मार्क्स ने बस ही जस्ट पुट इट ऑल टुगेदर एंड एक बहुत प्रॉपर रोबस्ट एनालिसिस दिया कि ऐसे क्यों हो रहा है। एंड वी कैन नॉट ब्लेम जो इनसे पहले आए थे। मतलब this was still the time when capitalism was in its infancy। मतलब this was 1600s और 1800s तब। तो तब लाइक फ्यूडलिज्म का एंड हो रहा था और कैपिटलिज्म का स्टार्ट हो। बट दे स्टिल सॉ, थोड़े बहुत इधर उधर आर्ग्यूमेंट्स दिखते हैं कि हाँ, कैपिटल का एक टेंडेंसी है एक्यूमुलेट होने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी की टेंडेंसी है कि कुछ लोग के हाथ में जाएगा। एंड वी सी इट टुडे, लाइक इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि ये हो रहा है। दिस इज नॉट इवन लाइक, इवन इफ यू आर नॉट अ मार्क्सिस्ट या
जो भी, इवन इफ यू नॉट अ लेफ्टिस्ट, एक चीज़ तो हमें दिखता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल बढ़ रहा है कुछ लोग का, एंड कैपिटलिज्म भी लाइक इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड मोर ओवर जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट के साथ अलाई कर रहे हैं मोर एंड मोर, ये मोर एंड मोर दिख रहा है कंट्रीज लाइक यूएस एंड इवन इंडिया। लाइक पिछले 6-7 साल में जिस तरीके से प्राइवेटाइज हो रही हैं चीज़ें, जैसे एयर इंडिया बेचना बैक टू टाटा, टैक्स पेयर मनीज, यू नो, लाइक पीपल थिंक कि ओके यू नो उनने अपने पैसे दिए, दे रिच, दे कैन अफोर्ड टू बाई एयर इंडिया, बट इट्स ऑल्सो, मतलब ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, बट उसके अलावा तुम ये भी तो देखो कि कितने सारे टैक्स टैक्स बेल आउट्स मिलते हैं इनको, स्टिमुलस पैकेजेस मिलते हैं, लाइक बेसिकली बिलियनर क्लास जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, दे आर फीडिंग ऑफ टैक्स पेयर मनी। स्टेट का जो सरप्लस है जो भी टैक्स पेयर मनी से आता है, लोगों के पैसों से आता है, लोगों को ही उनके लैंड से निकाल के इनको दे दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे या जो भी। तो एक क्लियर अलाइंस तो दिख रहा है कि स्टेट क्लियरली कैपिटल के साइड में है, एंड स्टेट बहुत वायलेंस यूज़ करता है कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। एंड लाइक लुक, देर इज हम लोग क्लियर ओके, यहाँ एक क्लियरली एक ईवल एस्पेक्ट तो है ही, मतलब तुम अगर एक अ, तुम ऐसे मैसेकर कर रहे हो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, तुम रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो जिससे यू नो इट लीड्स टू डेथ ऑफ पीपल, तुम मैस इविक्शंस कर रहे हो, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर रहे हो कम्युनिटीज़ का, तो क्लियरली ईविल एस्पेक्ट तो है यहाँ पे, वो तो कोई मना नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो नेसेसिटी। बड़े कंपनीज कंपटीशन की वजह से दे हैव टू कीप ऑन एक्सपैंडिंग, तो लाइक कैपिटलिज्म एक रिलेंटलेस एक्सपेंशन वाली एक चीज़ है जो हमें दिखता है, यू नो उनका एक नीड है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपैंड करना चाहते हैं, दे कैनॉट हेल्प बट एक्सपैंड, एंड गवर्नमेंट, आई मीन आई डोंट नो, मे बी दे ट्रूली बिलीव कि कैपिटलिज्म इज़ द वे फॉरवर्ड, इसलिए वो हेल्प करते हैं। मे बी दे सी कि मे बी दे आर जस्ट करप्टेड, यू नो, मे बी दे जस्ट करप्टेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास एंड दे आर लाइक ओके हम तुम्हें दे देंगे सारा लैंड, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर मे बी दे आर जस्ट दे ऑल्सो सी द नेसेसिटी कि अच्छा, अब सिंस दे डोंट सी एन ऑल्टरनेटिव, उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता कि कैपिटलिज्म के अलावा क्या कर सकते हैं, सो दे जस्ट सबमिट टू द फ्लो। दे सी कि अच्छा ठीक है प्रॉपर्टी एक्सपैंड करना पड़ेगा वरना बिजनेसेस फेल होंगे, चलो डेवलपमेंट के नाम पे दे देते हैं। हाँ थोड़े ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, जो भी है, बट इट्स फॉर द ग्रेटर गुड, और ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, ऑब्वियसली इट्स अ बैड आर्ग्यूमेंट, आई मीन देर आर मैनी मैनी ऑल्टरनेटिव्स, इवन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स नहीं फॉलो करोगे, still you can get a lot of better alternatives than you know evicting people out of their land uh, and giving it to huge corporations। तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल लाइक एक क्वेश्चन तो ये है कि uh, तो एक चीज़ तो है कि हाँ श्योर द स्टेट इज हेल्पिंग द सिस्टम मूव फॉरवर्ड, स्टेट हेल्प कर रहा है सिस्टम को सस्टेन करने में एंड ऑल दैट, बट एक चीज़ है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया इतना फ्लॉड है तो ये सिस्टम सर्वाइव कैसे कर रहा है, ये सिस्टम फेल क्यों नहीं हो रहा। एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझे हमेशा लगता था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया इतना फ्लॉड है तो ये सिस्टम गिर क्यों नहीं रहा, सिस्टम क्रिपल क्यों नहीं हो रहा, ये स्टेबल क्यों नहीं है। हम्म तो अपने सोसाइटी में जब भी अपन को दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ इलॉजिकल है, मतलब जैसे देखते हैं अपन कि आ, अपने इंडियन सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव इंडिविजुअल्स है और जो लिबरल इंडिविजुअल्स हैं, इनके बीच में हमेशा क्लैश होते रहता है। दे ट्राई टू क्वेश्चन, लाइक लिबरल पीपल ट्राई टू क्वेश्चन कंजर्वेटिव आइडियल्स कि नो व्हाट यू आर डूइंग इज इलॉजिकल, राइट। तो उसी तरह से अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी इतना इलेजिटिमेट है तो इस लाइक इसके अगेंस्ट क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने सालों से ये सिस्टम बस चले ही जा रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि इसको प्रिजर्व किया जाता है थ्रू वायलेंस एंड वेरी ऑफन थ्रू स्टेट वायलेंस। तो तो one thing that exists in all states all over the world is that
उनके पास मोनोपोली होता है वायलेंस पे। वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का वायलेंस सही है और किस तरह का वायलेंस गलत है ना? तो पुलिस के पास वायलेंस का पावर होता है। पुलिस वाले किसी को मारते हैं, देन इट्स नॉट इक्वल टू सम अदर प्राइवेट इंडिविजुअल किलिंग समवन एल्स। So, through this monopoly on violence, it becomes very easy for the state to protect property. तो अंडर कैपिटलिज्म हिस्टोरिकली देख सकते हो, स्टेट हमेशा कैपिटलिस्ट के साथ रहा है और हमेशा उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का ट्राई किया। तो अपन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी को एनविजन करते हैं, सोचते हैं कि सोसाइटी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा एट द एंड, राइट? एंड जो आजकल के जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट स्टेट्स है, जहाँ पे अभी तक कम्युनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट उनका कैपिटलिज्म जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म से काफ़ी अलग होता है। तो वहाँ पे भी सी वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होगा जो कि प्राइवेटली ओन्ड होगा, कुछ होगा जो कि कलेक्टिवली ओन्ड होगा। जैसे वियतनाम में इट्स अपेरेंटली वेरी कॉमन फॉर, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि एक कॉलोनी के लोग आके, मतलब एक मोहल्ले के लोग आ गए और खाली प्लॉट पड़ा है, गवर्नमेंट लैंड है, उन्होंने वहाँ पे अपने क्या बोलते हैं पौधे उगा लिए जहाँ पे तुम खाना उगा सकते हो, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कोई आके बोलेगा नहीं कि नींबू ये, पानी टाइप का। हाँ, कोई आके बोलेगा नहीं कि ये मेरा ज़मीन है, निकालो यहाँ से। एंड चाइना में तुम देख सकते हो कि इवन दो कंपनीज के पास, मतलब कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, कॉर्पोरेशंस के पास लैंड होता है, बट दे डोंट ओन दैट लैंड। लैंड जो है इन द एंड वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ही ओन करता है, बट वो लैंड को लीज किया जाता है। तो इसको तुम, मतलब काफ़ी लोग इसको स्टेट कैपिटलिस्ट बोलते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, बट इन द एंड आई थिंक वी शुड सी दीज एज एक्सपेरिमेंट्स वेयर पीपल आर ट्राइंग टू सी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिना या फिर कैसे सोशलिज्म को डेवलप कर। मतलब सी एज लाइक जस्ट बिकॉज वी आर लेफ्टिस्ट वी वोंट से कि हमारे पास सारे आंसर्स हैं। इवन लाइक देर आर मेनी एक्सपर्ट्स जो रोज़ काम करते हैं, जो नए नए थियरीज पे काम कर रहे हैं, जो डेटा एनालाइज करते हैं, जो अलग अलग इकोनॉमीज़ को स्टडी कर रहे हैं। देर आर मेनी मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हु आर थिंकिंग नए नए सोल्यूशंस। बिकॉज इवन दो वी नो कि हाँ ठीक है, देर इज़ एन एंड गोल जहाँ प्रॉपर्टी अबॉलिश करना है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे ये सही इंटरप्रिटेशन जो है इस थियरी का, उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम डिज़ाइन हो, सॉर्ट ऑफ मोर और लेस। बट वहाँ तक कैसे पहुँचना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि वी लिव इन अ सिस्टम वेर वी आर यूज टू ऐसे सोशल रिलेशन, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एटलीस्ट वी शुड एक्सेप्ट कि देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड मूव टूवर्ड्स फाइंडिंग सोल्यूशंस उस स्टेप में, उस डायरेक्शन में, धीरे धीरे करके एटलीस्ट। एंड एंड वी हैव टू अप्रिशिएट ये इसका नीड। जब हम जॉन लॉक की थ्योरी को देखते हैं तो इसका नीड दिखने लगता है, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसका जीनियस। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि यू से कि स्टेट या किंग या मोनार्की या कोई रिलीजियस बॉडी है जो फेथ रखता था लोगों का कि हाँ ये सिस्टम डिजाइंड है फॉर अ रीज़न, कुछ डिवाइन रीज़न होगा, जो भी होगा जस्ट फॉलो अस, ट्रस्ट अस, वगैरह वगैरह। एंड जॉन लॉक हैड दिस आइडिया कि नहीं, प्रॉपर्टी इमर्जेस फ्रॉम द फ्रॉम पीपल, कॉमन पीपल लाइक अस। हमारे जैसे लोग जब लेबर करते हैं उसके थ्रू प्रॉपर्टी इमर्ज होता है, उसके थ्रू नीड आता है कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि प्रॉपर्टी का अगर डेफिनेशन एम्बिगुअस है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन लॉक ने तो रेट्रोस्पेक्ट में ये डेफिनेशन दिया था हिस्ट्री को देखते हुए। हिस्टोरिकली जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बना तो लोगों के दिमाग में क्लियर आइडिया नहीं था प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, कल्चर्स बस नेचुरली इवॉल्व हो रहे थे। तो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के बीच में फ़ाइट होना, बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में फ़ाइट होना, बड़े बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का नीड होना जो सिक्योर कर पाए उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी, धीरे धीरे फॉर स्टेट का फॉर्मेशन होना, ये सब हमें दिखता है फिर क्यों होता है। फिर हमें ये भी देखने लगता है कि स्टेट हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी का साइड क्यों लेता है। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी तो क्लियरली कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो स्टेट नेचुरली कैपिटलिस्ट के साथ देते हैं।
अब इसको तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। यू कैन से कि कैपिटल स्टेट को करप्ट करते हैं, यू कैन से कि उनका बस नेचुरल टेंडेंसी ये कि वो कैपिटल का साथ दे, कैपिटलिस्ट का साथ दे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के साइड पे रहे, या फिर तुम बोल सकते हो कि उनके मैकेनिज्म्स ऐसे बने कि दे कैन नॉट हेल्प थिंक, वो सोच नहीं पाते इसके आउटसाइड, कुछ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल पाते। तो उनके मॉरल्स में इनबिल्ट है कि प्रॉपर्टी अगर तुम प्रोटेक्ट करोगे तो सोसाइटी सही चलेगा, जो भी रीज़न दो। बट एट द एंड होता यही है कि स्टेट और कैपिटलिस्ट का एक कोलैबोरेशन हो जाता है इवेंचुअली, एंड ये हमें दिख भी रहा है लास्ट फ्यू डेकेड्स में। जब कैपिटलिज्म के सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें दिख रहा है कि कैपिटलिज्म के सिम्टम्स और ख़राब होते जा रहे हैं। तो हमें एक नेचुरल राइज दिख रहा है फैशिज्म का, स्टेट वायलेंस का, अथॉरिटेरियनिज्म का। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी कंट्री, इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने का, एक कम्युनिस्ट स्टेट या प्राइवेट प्रॉपर्टी को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टू अ सोसाइटी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी फुली अबॉलिश नहीं हुआ है किसी भी सोसाइटी में अभी तक। डिफरेंस ये कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, एंड कम्युनिस्ट सोसाइटीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अ सिस्टम जहाँ ये प्रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े इन द फर्स्ट प्लेस। बट एट द एंड एट द एंड जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा वहाँ स्टेट वायलेंस ये सब एग्जिस्ट करेगा। इट्स अ मच मोर। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं कि सिस्टम, लाइक हमें लगता है कि सिस्टम फेल नहीं हो रहा, बट इफ़ यू लुक क्लोजली सिस्टम एक्चुअली फेल हो रहा है। इवन द एग्जाम्पल दैट वी स्टार्टेड आउट विथ, जहाँ हम बोलते हैं कि ओके, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, टाटा तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेशंस है जो रिसोर्सेज छीनते हैं लोगों से, उनका लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय करते हैं। वो नए नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, नए नए कुछ भी बनाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उन्हें बनाना होगा, फैक्ट्रीज बनाएंगे, जो भी नए नए फैक्ट्रीज बनाएंगे, जो भी। तो हम तो जब तो हम जस्टिफाई करते हैं कि ओके देखो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी। ओबियसली डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि यू हैव टू सर्व द पीपल, यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम जहाँ लोगों की सुनी जा रही हो, जहाँ पे पीपल आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, जहाँ पे यू एटलीस्ट एटलीस्ट बिल्ड अ स्पेस जहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। उनका लैंड छीन के, उनका कम्युनिटी छीन के, उनको अपने ही लैंड से भगा के डेवलपमेंट नहीं होता। तो सिस्टम फेल हो रहा है, हमें बस देखना है कि फेलियर के सिम्टम्स क्या हैं। हम इस जैसे हम ऐसे सिचुएशंस को देख के बोलते हैं कि देखो सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, हम ये नहीं देखते कि दूसरी साइड पे मैसिव फेलियर्स हो रहे हैं सिस्टम के। ये वायलेंस इज अ सिम्टम ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली या अपन अपन को बस लगता है हाँ ये तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में किसी का फायदा और किसी का घाटा तो होना ही है, वरना डेवलप कैसे होगा। हाँ, लाइक एंड इवन जो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, अगर हम लाइक विल गेट टू दिस इन फ्यूचर एपिसोड्स और नॉट, बट इवन दैट इज नॉट रियली डेवलपमेंट, देयर आर मच बेटर वेज टू डू। बहुत सारे बेटर तरीके हैं सेम चीज़ अचीव करने के लिए विद बेटर आउटपुट। यूजली ये जो गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बनाते हैं, वगैरह वगैरह, एंड एट द एंड दे जस्ट चार्ज वेरी हाई फीस उसको खुद को चलाने के लिए। बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। मोस्ट पीपल जिनको उस लैंड से निकाला गया था, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड वो हॉस्पिटल, वो स्कूल्स और वो कॉलेजेस। तो पॉइंट क्या है? लाइक पॉइंट ये होता है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो लोगों का। पॉइंट क्या, अगर तुम किसी का लैंड छीन रहे हो और उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम किसी का रिसोर्सेज चुरा रहे हो और उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम फेल नहीं हो रहा, सिस्टम फेल हो रहा है। वी जस्ट हैव टू लुक एट, हमें बस सही सिम्टम्स पकड़ना है, तभी हमें दिखेगा कि फेलियर कहाँ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। इवन लाइक जैसे पहले प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड था रिलीजियस सेंस के थ्रू, लाइक रिलीजियस टीचिंग्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल के थ्रू। इवन रिलीजन में हमें काफ़ी जगह दिखता है कि हम नेचर को वर्शिप करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, लैंड के साथ अटैचमेंट रखते हैं लोग। तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, उसके पीछे यही रीज़न है कि वही कल्चर्स कल्चरली इनग्रेन्ड होती है ये चीज़ें, प्रॉपर्टी के साथ रिलेशंस। तो मे बी वो लोगों को एक्सप्लिसिटली नहीं पता कि उस टाइम पे एटलीस्ट कि ओ ये प्रॉपर्टी कंट्रोल करना ज़रूरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ वैल्यू, प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू डेवलप होता है। ये सब मे बी उनको ना पता हो, बट
क्लियरली देयर वर साइंस कि जो सिविलाइजेशंस, जो कम्युनिटीज़ लैंड के साथ अटैचमेंट रखते हैं, लैंड को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट मानते हैं और लैंड को अपने एक पार्ट मानते हैं, अपने एक एक्सटेंशन मानते हैं बॉडी का, या अपनी कम्युनिटी का एक पार्ट मानते हैं, लैंड को पर्सोनिफाई करते हैं, उनका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं सोसाइटी में, उनका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ज़्यादा लाइकली हैं कि इम्पोवरिश ना हो सोसाइटी में, वल्नरेबल ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो दूसरी कम्युनिटीज़ के थ्रू। तो इवन फ्रॉम लाइक रिलीजियस पर्सपेक्टिव हम इस चीज़ को अलग तरीके से देख सकते हैं। वी डोंट नेसेसरली हैव टू से कि देयर इज़ अ बॉडी ऊपर जो तुम्हें लैंड देता है। वी कैन से कि इवन जॉन लॉक हैड दिस आइडिया कि अ, अगर हमारे पास एक गिफ्ट है रीज़न करने का, लॉजिक यूज़ करने का, देन परहैप्स द मोस्ट रिलीजियस थिंग दैट यू कुड डू, सबसे रिलीजियस जो चीज़ जो तुम कर सकते हो वो ये नहीं है कि तुम सबमिट करो एक अथॉरिटी के सामने। ये मान लो कि हाँ, इनके पास कुछ डिवाइन गिफ्ट है और ये डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे अरेंज करना है सोसाइटी में। मे बी सबसे रिलीजियस चीज़ ये है कि हम अपने लॉजिक और रीज़न को यूज़ करके रीस्ट्रक्चर करें, किस तरीके से हम सोसाइटी को अरेंज करते हैं, किस तरीके से हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो काफ़ी अच्छे थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस भी हैं, रिलीजियस एंगल भी है इसको देखने का। इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, ऐसे नहीं कि यू हैव टू completely dismiss religious ideas to become a leftist. थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस भी मार्क्सिस्ट, काफ़ी थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस भी हैं मार्क्स के और लेफ्टिस्ट आइडियाज़ के। एंड लाइक आज के डिस्कशन, एंड लाइक आज अभी के डिस्कशन से तो लाइक लाइक इट इट सीम्स ऑब्वियस टू मी कि वी शुड, हमें रीथिंक करना चाहिए हम कैसे सोसाइटी को डिज़ाइन किया। अभी क्लियरली प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है एंड हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ज़्यादा मेहनत करो, इनोवेट करो। बहुत सारे लोग हैं जो इम्पोवरिश्ड हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है मेहनत करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, वेल्थ इनक्वालिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। कुछ लोग के हाथ में पूरा कंट्रोल आ रहा है कंट्री के रिसोर्सेज और लैंड का। नॉट जस्ट रिसोर्सेज और लैंड, इवन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है स्टेट का, उस पर कंट्रोल होना चाहिए लोगों का। तो देर आर सीरियस प्रॉब्लम्स जो हमें एटलीस्ट एड्रेस करना चाहिए यहाँ पे, जो एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं, इवन इफ हम सोल्यूशंस पे ना एग्री करें। ये सबका सही होना और more democratic control over anything in our life. Yeah, actually, I think we have made progress in that direction only. And जैसे एक टाइम था जब मोनार्क्स होते थे, जब राजा राजा सब कुछ कंट्रोल करता था, जब फ्यूडलिज्म होता था। तो फ्यूडलिज्म में क्या है, जो वर्कर्स होते हैं, जो पेजेंट्स होते हैं, दे डोंट इवन हैव द राइट टू ओन द लैंड। मतलब उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो ज़मीन ओन कर पाए। मतलब अगर तुम एक पेजेंट फैमिली में हो, मतलब इफ यू आर बोर्न इन अ पेजेंट फैमिली, तो तुम सिर्फ वर्कर का ही काम कर सकते हो। तो जब कैपिटलिज्म जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ और जब कैपिटलिज्म आया, तो ये इट वाज एक्चुअली अ प्रोग्रेस इन ह्यूमैनिटी की ओके नाउ अ वर्कर कैन ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, एंड इनफैक्ट ये हुआ भी था उस टाइम पे जब फ्यूडलिज्म गिरा था। आजकल नहीं होता, बट जब कैपिटलिज्म अपने नेसेंट स्टेजेस में था, जब फ्री मार्केट एक्चुअली फ्री था, तब मतलब जब मेरा मतलब जब वो पीरियड जब मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस टाइम पे ये अपन एक्चुअली देख सकते हैं कि वी एक्चुअली मेड प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोर डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो इट्स ओनली नेचुरल कि अभी अपन लेबर पावर को कमोडिफाई करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी को मतलब ये स्क्यूड ओनरशिप का जो आइडिया है, इसको भी इट्स ओनली नेचुरल, मतलब अपन को और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ मूव करना है, तो अपन को इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिसमिस करना पड़ेगा, वरना वी कांट से कि वी आर मूविंग इन अ डेमोक्रेटिक डायरेक्शन। यहाँ पे लाइक लिबरल वैल्यूज़ और अ, एक मार्क्सिस्ट व्यू में डिफरेंस दिखने लगता है, क्योंकि लिबरल्स आर मोर अबाउट लिबरल वैल्यूज़ को वो ज़्यादा वो करते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम और इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ को, विच इज़ ऑब्वियसली गुड थिंग, देर इज़ नो डिनाइंग इट। बट वी ऑल्सो हैव टू एडमिट कि यहाँ पे एक क्लियर पावर स्ट्रगल भी है। लाइक इवन जो द वुमेन क्वेश्चन जो है, वुमेन के इमेंसिपेशन की जब बात आती है, तो इट्स
नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि women आर इक्वल, और या women को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए, वो तो ऑब्वियसली देने चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इम्प्रूव द पावर दैट दे हैव इन सोसाइटी। तो बहुत टाइम तक जैसे women के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने के राइट्स नहीं थे, जैसे जैसे उनके पास राइट्स आने लगा, जो अभी हम देख रहे हैं, वी आर गेटिंग समवॉट क्लोजर टू सोसाइटी जहाँ पे वुमेन का से है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, और उनका एक कंट्रोल है सोसाइटी पे कुछ हद तक। ऑल्दो ऑल्दो हम बहुत दूर हैं इक्वालिटी से, बट वी आर एटलीस्ट, मीन वी कैन सी कि पावर स्ट्रगल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और पावर डायरेक्टली जुड़ा जुड़ा होता है कि कौन प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है, कौन प्राइवेट प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। हम और क्या बोल सकते हैं? हाँ, एक थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा, जैसे वेरी ऑफन वी एट्रीब्यूट development of new technologies to capitalism, profit and private property कि अगर कौन था एप्पल वाला, स्टीव जॉब्स, हाँ, इफ अगर स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो एप्पल कंप्यूटर नहीं बना पाता, बिल गेट्स के पास इतना प्रॉपर्टी नहीं होता तो वो विंडोज नहीं बना पाता। बट ये अपन को मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या है कि अपन एक इंसान पे पूरा डिपेंड कर रहे हैं कि उसको पूरा दे दो और देख लो वो कैसे बना रहा है। एंड इनफैक्ट इवन विद इन कैपिटलिज्म बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे की टेक्नोलॉजीज हैव डेवलप्ड थ्रू पब्लिक ओनरशिप, थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे हाँ ठीक है, बिल गेट्स ने और स्टीव जॉब्स ने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, दे क्रिएटेड एप्पल कंप्यूटर एंड दे रेवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई इसकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से। सेमीकंडक्टर नहीं होता तो कंप्यूटर कभी नहीं बनता। तो सेमीकंडक्टर जो है वो किसने डेवलप किया? वो किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। सेमीकंडक्टर वाज अ ह्यूज यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट, और वो मिलिट्री के पास पैसा कहाँ से आता है? अमेरिकन टैक्स पेयर। तो इंडियन इट्स अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इट वाज अ कलेक्टिवाइज्ड रिस्क जो कि गवर्नमेंट ने लिया कि ओके दिस इज अ प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ साइंस जहाँ पे पैसा डाल सकते हो तो कुछ मिलेगा अपन को। और इसका एक और मोर रिसेंट एग्जांपल है, अभी पैंडेमिक के दौरान most countries relied on some kind of corporation to develop their vaccine, right? जैसे वेस्ट में एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना हो गया, इंडिया में भारत बायोटेक हो गया। बट काफ़ी स्पेशल केस है क्यूबा का, जहाँ पे वैक्सीन जो है वो किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन ने नहीं बनाया। वहाँ पे एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए दो या फिर तीन वैक्सीन। और ये तुम देख सकते हो क्यूबा काफ़ी डेस्परेट कंट्री है। दे डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, दे डोंट हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे डोंट इवन हैव लॉट ऑफ लैंड। छोटी सी कंट्री है वो, एंड इट्स मोस्टली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। तो इवन इन सच स्कार, मतलब इतने खराब हालत में दे हैव बीन एबल टू डेवलप वैक्सीन्स थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा बट थ्रू कलेक्टिव ओनरशिप। एंड लाइक अगर हम क्यूबा की हालत देखें, अभी उसका जीडीपी बहुत कम है। लाइक अगर तुम कंपेयर करो यूएस जैसे ग्लोबल सुपर पावर से, बहुत कम जीडीपी है रिलेटिवली। इकोनॉमी भी काफ़ी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं यूएस, सैंक्शंस लगाते हैं, एम्बार्गो लगाते हैं। क्यूबा ट्रेड नहीं कर पाता बहुत सारी कंट्रीज से, एंड स्टिल उनका हेल्थ केयर अगर तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर एक्सेस है लोगों के पास वहाँ पे। एंड लाइक इफ़ यू कंपेयर रेवोल्यूशन के पहले और बाद में हेल्थ केयर का सिचुएशन क्या है वहाँ पे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हेल्थ केयर मिलता नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था इनफैक्ट। और रेवोल्यूशन के बाद उनने पूरा इन्वेस्ट किया अपने एनर्जी और रिसोर्सेज टू डेवलप एन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप हेल्थ केयर। एंड सेम चीज़ अगर तुम जैसे यूएस जैसे कंट्री में कंपेयर करोगे, दे कैन क्लियरली अफोर्ड हेल्थ केयर। वो आई थिंक एक अकेला डेवलप्ड कंट्री है जहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर इस टाइप की चीज़ें डेवलप नहीं हो रही ढंग से, और होती भी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वापस, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल है उस पर हर चीज़ में। हेल्थ केयर में भी प्राइवेट प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ।
इंसुलिन टाइप की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती और इस वजह से लोग मरते हैं। हाँ, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स। वहाँ पे एक सीरियस सिचुएशन है कि वहाँ पे एक बहुत वियर्ड फिनोमेना है जहाँ पे लोग को एक्सीडेंट्स होता है, या इवन प्रेग्नेंट वुमेन जब वो लेबर में जाते थे, ट्राई नॉट टू कॉल द एम्बुलेंस बिकॉज़ एम्बुलेंस एक्सपेंसिव है वहाँ पे। तो यू कैन क्लियरली सी कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री और एक सोशलिस्ट कंट्री का अप्रोच क्या है। एंड अगर क्यूबा का हालत थोड़ा बेटर होता, अगर इतने एम्बार्गोस, इतने सैंक्शंस, ये सब नहीं होते, अगर तो यू नो बहुत अलग सिचुएशन होता क्यूबा का। मे बी हेल्थ, वी कैनॉट इवन इमेजिन किस लेवल पे होता है उनका हेल्थ केयर, किस लेवल पे होता है उनका हेल्थ केयर। और ये मेडिकल वाला अमेरिकन और क्यूबा का कंपैरिजन, सबसे आयरॉनिक चीज़ ये है कि यूएस में जो अ, लोग हैं जो हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, बट उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं मेडिकल स्कूल, दे एक्चुअली गो टू क्यूबा टू स्टडी फॉर फ्री। ओह सीरियसली? क्यूबा हैज अ मेडिकल इंस्टीट्यूट विच सर्व्स बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं और फ्री में डॉक्टर बन के तुम वापस जा सकते हो। नहीं तो पता था। यूएस तो यूएस के citizens who cannot afford medical school in the US, they actually go to Cuba to study and go back to the US. एंड इवन लाइक सोशलिस्ट कंट्रीज में इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम पैसे कहाँ लगा रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट तुम किस टाइप का कंट्री डेवलप कर रहे हो। जैसे क्यूबा में मैंने नोटिस किया है कि डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट करते हैं, या डॉक्टर्स जो एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। गवर्नमेंट एक्टिवली ट्राई करता है कि वो हेल्प कर पाए, लोगों को जेन्युइनली हेल्प कर पाए। तो ये जो अप्रोच है, जैसे क्यूबा बहुत सारी कंट्रीज़ में डॉक्टर्स को भेजा है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, बहुत सारी कंट्रीज़ में। एंड इवन लाइक चाइना, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई थिंक चाइना ने बहुत सारे वैक्सीन्स बना के एक्सपोर्ट किया है। आई थिंक सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स चाइना ने ही एक्सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। एंड तो क्लियरली एक डिफरेंस दिखता है इन द वे कैपिटलिस्ट कंट्रीज एंड सोशलिस्ट कंट्रीज बिहेव एंड दे एक्ट ऐसे सिचुएशंस में, पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन में। एंड लाइक क्लियरली दिखता है कि इट्स अबाउट डिलीवरिंग टू द पीपल, लोगों के नीड क्या एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि अच्छा हमें प्रॉफिट्स बढ़ाना है। और पॉइंट क्या, लाइक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन में अगर तुम प्रॉफिट्स देख रहे हो, एंड प्रॉफिट टाइप रीजन की वजह से तुम बोल रहे हो कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एंड यू नॉट एबल टू हेल्प द पीपल, देन पॉइंट क्या है सिस्टम का? इजंट द होल पॉइंट टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे लोगों का नीड मीट हो? एंड लाइक केरला में भी, लाइक स्टार्टिंग से उनका पोजीशन, केरला लाइक इतना छोटा कम्युनिस्ट स्टेट है, उनका स्टार्टिंग से पोजीशन यही था कि हाँ वी हैव टू मेक वैक्सीन्स अफोर्डेबल, सबको वैक्सीन्स मिले। ये अप्रोच आई थिंक नेसेसरी होता है स्पेशली पैंडमिक लाइक सिचुएशन में। इन जनरल हेल्थ केयर के लाइक इंडिया में भी दिखता है कितना इनएक्सेसिबल हो जाता है प्राइवेट हेल्थ केयर एक पॉइंट के बाद। एंड लाइक एंड स्टेट अपना एंड स्टेट के पास जो भी पैसा होता है वो कैपिटलिस्ट को दे देते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ढंग से लगाते नहीं हैं, जो भी रीजन है वो डेवलप नहीं कर पाते कैपिटलिज्म के अंडर अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमें समझना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कैपिटलिज्म में, कि ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि प्राइवेट कंपनी से इवेंचुअली टेक ओवर करते हैं, फिर पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक नीड की चीज़ें। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम में से क्या प्रॉब्लम है कि ये सब हो रहा है। Because we cannot trust, we cannot trust private companies जो प्रॉफिट के लिए चलते हैं टू ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल्स वेलबींग, क्योंकि प्रॉफिट और वेलबींग हमेशा सेम लाइन पे नहीं रहता। लाइक इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बिल गेट्स ने आई थिंक कुछ स्टेटमेंट दिया था अबाउट वैक्सीन प्रोडक्शन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, उसने कुछ बोला था कि वी कांट ट्रस्ट अ फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी ऑफ वैक्सीन, इसीलिए हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओपन नहीं करेंगे अपना वैक्सीन का। आई थॉट यू वाज सेइंग समथिंग लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या पॉइंट है रिलीज करने का, ऐसा ऐसा समथिंग वैक्सीन का जो। नहीं, उसका हाँ जो भी मतलब रीजन है लाइक। इट्स सॉर्ट ऑफ अ रेसिस्ट स्टेटमेंट दैट ही मेड कि मतलब इंडिया का फैक्ट्री है इसीलिए वी कैन नॉट ट्रस्ट देम टू मेक द करेक्ट, मतलब सही नहीं बना सकते मतलब। और तुम्हें वैक्सीन टेस्ट करना है तो तुम थर्ड वर्ल्ड में करते हो, हाँ इंडिया में हाँ, तुम टेस्ट मेडिकल करना है टेस्ट तो नहीं फिर वापस यहीं पे आओगे। करते।
एंड अगर तुम कोविड के बीच में बोल रहे हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वायलेट नहीं कर सकते, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अरेंजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी इन अ वे? लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज जस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सट्रीम वर्जन जहाँ तुम नॉलेज को भी कमोडिफाई कर रहे हो, तो वी हैव टू आस्क हम किस सेंस, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ? अगेन वी हैव टू आस्क हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ? किस लेवल तक हम कमोडिफाई करेंगे चीज़ों को? एंड जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हेल्थ केयर, आई थिंक इट्स मतलब क्यूबा का ही बस एक छोटा चीज़ कि दे डिड नॉट सेंड डॉक्टर्स टू all other countries, not just during the pandemic, but they've been doing that since the 1960s. जब से revolution हुआ है क्यूबा में, तब से they have made it a they've made it their mission कि जहाँ पे भी वर्ल्ड में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्यूबन डॉक्टर्स जाएंगे. हाँ, फिडल कैस्ट्रो का एक बहुत फेमस कोट था, क्यूबा सेंड्स डॉक्टर्स नॉट नॉट बॉम्ब्स, ऐसे करके हाँ कुछ। हाँ तो और इनफैक्ट उन्होंने स्पेशली ट्राई किया है कि जहाँ पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हो रहा है, जैसे ओके मुझे अभी एग्जैक्ट कंट्रीज का नाम याद नहीं आ रहा, बट अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हो रहा था, वहाँ पे दे सेंट डॉक्टर्स टू सपोर्ट द लोकल पॉपुलेशन. तो तो दिस इज ट्रू इंटरनेशनलिज्म की कैसे स्टेट्स कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. और इनफैक्ट क्यूबा और वियतनाम का काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है. दे हैड सम म्यूचुअल एग्रीमेंट की बिकॉज क्यूबा के पास राइस कम है बट वैक्सीन्स है, तो क्यूबा वैक्सीन्स देगा वियतनाम को, और बिकॉज वियतनाम के पास राइस सरप्लस में है तो वो लोग अपना सरप्लस क्यूबा को दे रहे हैं. तो अब ये तुम देखोगे बाकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज कैसे डील कर रहे हैं वैक्सीन में, तो कौन कितना प्रॉफिट ये सब चल रहा है बीच में. तो these are examples of international scale mutual aid that countries should try to emulate. ओके, सो आई मीन लुक, इफ यू हैव टू समराइज पहले दो एपिसोड्स, पहले दो एपिसोड्स यू माइट थिंक कि हम ऐसे कॉन्क्रीटली आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमारा वो गोल नहीं था. ऑल तो हम थोड़े बहुत इधर उधर टच कर रहे हैं थोड़े बहुत पॉइंट्स पे. हमारा मेन गोल इज़ टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क. हम एक मॉडल सॉर्ट ऑफ बनाना चाहते हैं कैपिटलिज्म का, एक सिंपल मॉडल जिससे हम कैपिटलिज्म को देख सकते हैं डिटेल में. तो टू समराइज उसके कैपिटलिज्म के दो बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं. एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको यूज़ करके कैपिटलिज्म को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं. एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो क्लासेस हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास. एंड कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में जो रिलेशन है, वहाँ प्रॉफिट्स और वेजेस की बात आती है. कैपिटलिस्ट क्लास को प्रॉफिट्स बढ़ाना है एंड वर्किंग क्लास को वेजेस बढ़ाना है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट्स मोर और लेस डिपेंड करती है, एटलीस्ट स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि तुम कितना अंडर पे कर सकते हो अपने वर्कर्स को, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था. एंड वहाँ फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ये टेंशन आने लगता है कि तुम कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को. एंड नॉट जस्ट आउटसाइड दिस मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ से हमें एक टेक्निकल फ्लॉ दिखने लगता है कैपिटलिज्म में कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है कि हमें कुछ कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी कि कैपिटलिज्म क्यों काम नहीं कर सकता. ये एक ये एक बेसिक आइडिया था फर्स्ट दो एपिसोड का. तो अभी हम डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. बट अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में ज़्यादा सेंस बनेगा कि ये तो एपिसोड का पॉइंट क्या था एंड इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे. नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़े टेक्निकल साइड पे जाएंगे और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू डिस्कस करेंगे. एंड फर्स्ट दो एपिसोड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स रह गए होंगे थोड़े बहुत, जो थोड़े बहुत मिसिंग गैप थे, या थोड़े बहुत डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थे बट हम मेंशन नहीं कर पाए, उस सबको कवर करेंगे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के थ्रू. तो आने वाले एपिसोड्स में ये क्रिटिसिज्म वगैरह देखेंगे, बट